हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, रैंडम वेरिएबल। बाद में देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल और इसकी मीन और वेरिएंस ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं रैंडम वेरिएबल। आखिरकार ये होता क्या है, जिसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि यार ये होता क्या है, रैंडम वेरिएबल आखिरकार होता क्या है, उनको फीलिंग नहीं आती। तो देखो, मैं आपको ना पुराने वाले जो हम पहले से जो एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे थे ना, उन्हीं से मैं लिंक करके बताता हूँ। देखो, ये जो दो एग्जाम्पल लिए, ये फिलहाल रैंडम वेरिएबल के एग्जाम्पल नहीं है, ये अपने पुराने वाली स्टाइल के एग्जाम्पल है। क्या है? 3 coins आर टोस्ड, 3 सिक्कों को हमने उछाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो ये अपना पुराना टाइप का क्वेश्चन हो गया। जब हम 3 coins को उछालते हैं तो टोटल 8 टाइप के वहाँ पे आउटकम्स बनते हैं। एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर वो टी घूमता है, फिर एच टी टी, फिर वो एच घूमता है, ऐसे टी टी टी, है ना। ऐसे 8 टाइप के आउटकम्स हमें मिल जाते हैं सैम्पल स्पेस में। ठीक है, तो हमें बताना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 नंबर ऑफ हेड्स। तो उसमें गिन लेते हैं कि भाई हेड किस किस में आएगा, उनको गिन के टोटल 3 हो जाएंगे और डिवाइड बाई 8, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अगर मैं गेटिंग एग्जैक्टली 2, है ना, ये यहाँ से गेटिंग एग्जैक्टली 2 इसको गायब कर दूँ, तो फिर मतलब इसको गायब करने के बाद में क्या बचेगा? जैसे ये बचेगा नंबर ऑफ हेड्स। क्या बचेगा? नंबर ऑफ हेड्स। यही अपना क्या है? रैंडम वेरिएबल है ना। यही अपना क्या है? रैंडम वेरिएबल एक्स है। मतलब एक जैसे यहाँ पर तो क्या है, अपने जो पुराने वाले क्वेश्चंस थे ना, उनमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछी जाती थी कि नंबर ऑफ हेड्स 2 आ गए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब रैंडम वेरिएबल में क्या होगा कि नंबर ऑफ हेड्स एग्जैक्टली 2 हो, ये जरूरी नहीं है। रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ हेड्स ही रैंडम वेरिएबल है ना। यहाँ पर ये जो एग्जैक्टली 2 है ना, ये तो इस x का एक पर्टिकुलर वैल्यू है। ये जो रैंडम x जब भी मैं बोलूँगा ना, समझाना रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 ये जो है ना, ये तो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू है। क्या है? पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x है ये 2। ठीक है, चलो इस एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 पासों को हमने फेंका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स अपियरिंग ऑन देम इक्वल टू 8। तो जब हम 2 पासों को फेंक रहे हैं, तब उनके ऊपर जो नंबर अपीयर होंगे ना, अपीयरिंग ऑन देम, तो उनका जो सम है, सम ऑफ नंबर्स, वो कितना है? इक्वल टू 8। ये अपने पुराने टाइप की क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें रैंडम वेरिएबल क्या है? ये सम ऑफ नंबर्स, ये क्या हो गया यहाँ पर? रैंडम वेरिएबल हो गया, जिसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो इक्वल टू 8 है, ये तो इस रैंडम वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो ये क्या है? पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो अब है ना, आप डेफिनेशन अब सोच सकते हो। देखो, एक टाइप से ना ये रैंडम वेरिएबल क्या, एक रूल है, एक नियम है, एक नियम है, जिसमें हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो यहाँ पर जो रैंडम ये जो वर्ड आए ना, ये रैंडम वर्ड जो आए, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट से आया है। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होना जरूरी है। ज़्यादातर अपने जो भी चीज़ें देखेंगे ना, वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होगी। तो एक ऐसा ये नियम है, एक ऐसा रूल है, जो कि हमें क्या करके बताता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी आउटकम्स है, एच एच एच, एच एच टी, या किसी समझ लो डाई है तो वो डाई वाले जो आउटकम है वो सब, उनको एक 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 फिक्स एक नंबर से कनेक्ट करके बताता है ना। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स है, तो भाई ये नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू, फिर आंसर क्या है? क्या मतलब क्या क्या आ सकता है? जब हम 3 कॉइन को उछालेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकता है भाई? 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, 2 आ सकते हैं, और तीनों के तीनों भी हेड आ सकते हैं। तो अब हम रैंडम वेरिएबल की एक फॉर्मल डेफिनेशन जान लेते हैं। देखो क्या होती है रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन। ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन एक टाइप का रूल ही होता है, एक नियम होता है। हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हाईलाइट करने वाली, कि एक तो रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका आंसर रियल नंबर आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा? रियल आएगा। ठीक है, रियल मतलब रियल नंबर आएगा, 1 2 3। हाँ, नेगेटिव भी हो सकता है, -1 -2 -3 पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि रियल वैल्यूड फंक्शन, इसकी वैल्यू रियल होगी। फिर अगली चीज़ क्या है? डोमेन इज द सैंपल स्पेस। जो भी हम, अच्छा, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे जो रैंडम वर्ड है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में सैंपल स्पेस, मतलब जो भी आउटकम्स होंगे ना, वो इसकी बन जाएगी डोमेन। डोमेन क्या होती है? इनपुट वाला सेट। मतलब रैंडम वेरिएबल अगर कोई फंक्शन है, तो उसमें जैसे फंक्शन कैसा दिखता है हमें? एफ ऑफ एक्स, इस टाइप का दिखता ना। तो रैंडम वेरिएबल में ये जो इनपुट होती है ना, इनपुट, वो क्या है? वो क्या होगी? सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे। जो भी हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं ना, वो सब के सब हम उस रैंडम वेरिएबल में डाल सकते हैं।
इस डेफिनेशन को भी समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है, देखो। कंसिडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू कॉइन्स, दो सिक्कों को हम उछाल रहे हैं, ठीक है। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो फिर यहाँ पे क्या बोला, इज एक्स ए रैंडम वेरिएबल, हमें बताना है कि ये जो एक्स जो कि क्या बताता है, द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, क्या ये वाकई में एक रैंडम वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ें बतानी पड़ेगी, तीन चीज़ें कौन सी कि भाई, पहली चीज़ तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू कॉइन्स, ठीक है। दूसरी चीज़ रियल वैल्यूड फंक्शन, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये डोमेन ऑफ सैंपल स्पेस, डोमेन इज दी सैंपल स्पेस। अच्छा सैंपल स्पेस निकालो, चलो यहाँ पे दो कॉइन्स को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस एस क्या हो जाएगा, दो कॉइन्स को उछाले ना, टू कॉइन्स, तो एक तो एच एस हो जाएगा, एक एच टी, हेड टेल, टेल हेड, या फिर दोनों टेल, ऐसे, ठीक है। ये हो गया। डोमेन इज दी सैंपल स्पेस, क्या हम ये डोमेन के जो सारे एलिमेंट है, ये है ना, चारों के चारों एलिमेंट्स, ये उठाकर एक्स में डाल सकते हैं। यहाँ पर देखो एक्स क्या है, एक्स है यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो x बराबर, देखो x में मैं सॉरी x के अंदर, ये इसको आप f ऑफ x इस टाइप का समझ लो, x के अंदर मैं डाल रहा हूँ पहला वाला एलिमेंट क्या, hh, तो hh मैंने इसमें डाला। अब ये x क्या करेगा, ये करके बताएगा क्या, नंबर ऑफ हेड्स काउंट करके बताएगा। तो इसमें मैंने डाला, तो देखो hh है ना, तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने, दो, ठीक है, ऐसे आंसर दे दिया इसने 2। अब मैं ht उठाकर इसमें डालूंगा, ht, तो ये x क्या करेगा, नंबर ऑफ हेड्स आंसर दे देगा। तो यहाँ पे एच टी में नंबर ऑफ हेड्स क्या है, ए कितना, ये देखो ये h लिखा हुआ, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। फिर अच्छा ये एक आंसर इससे भी मिलेगा, मैं टी एच से, x के अंदर में ये डालूंगा ना टी एच, क्योंकि इसमें भी एक ही हेड है तो इसका आंसर भी बना जाएगा। फिर x के अंदर में डालूंगा लास्ट वाला टी टी, टी टी। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, टी टी है तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स, x तो हमें नंबर ऑफ हेड्स गिन के बताएगा, तो इसमें तो कोई हेड है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो देखो हमने ना हर एक एलिमेंट उठा कर x में डाला है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, है ना। इसका मतलब ये जो x है ना, इसकी जो डोमेन है वो डोमेन क्या हो जाएगी, देखो हमने चारों एलिमेंट उठा के डाले, तो ये चारों एलिमेंट्स का सेट क्या हो गया, एस हो गया, डोमेन क्या होगी, सैंपल स्पेस होगी, ठीक है। अच्छा इस x की जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब क्या, इसका आउटपुट, वो हमें क्या क्या मिला, वो देखो ये मिला हमें 0 1 2, 0 1 एंड 2, ये मिला हमें, सॉरी 1,2 इधर है, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, ये रियल नंबर ही तो है। तो ये देखो दो तीन चीज़ें यहाँ पे, एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो क्वेश्चन में दे रखा है, फिर डोमेन इज सैंपल स्पेस, हम सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट उठाकर इस एक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन इक्वल टू सैंपल स्पेस हो गया। और अगली चीज़ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब वैल्यू रियल आनी चाहिए ना, आउटपुट रियल आना चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 है ना, ये इसकी क्या होगी, रेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इज एक्स ए रैंडम वेरिएबल, हाँ बिल्कुल, यस इट इज ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको दिखानी है कि भाई डोमेन में आप सब चीज़ें डाल सकते हो, और इसका जो आंसर आएगा 2 1 0, ये क्या है, ये रियल नंबर्स है ना, वैल्यूज आप ऐसे अलग करके आंसर दिखा सकते हो कि ये देखो ये है रियल नंबर्स, देयरफॉर एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसका। देखो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, ए पर्सन प्लेज ए गेम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। एक गेम है, उस गेम में क्या होगा कि एक सिक्के को हमें 3 बार उछालना है, ठीक है। एक जो भी पर्सन है वो एक इस गेम को खेलता है जिसमें एक सिक्के को 3 बार हमें उछालना है। फॉर ईच हेड ही इज़ गिवन ₹100 बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम। अगर उसको हेड मिलता है, अगर वो ये एच ले आता है, मतलब हेड आ जाता है उसके, तो ना उसको प्लस के 100 रुपये मिल जाएंगे, 100 रुपये उसको मिल जाएंगे, प्लस मतलब उसको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आगे फॉर ईच टेल ही हैज़ टू गिव ₹50 टू दी ऑर्गेनाइजर। अगर उसके टेल आ गया ना टी, तो ना उसके 50 रुपये कट जाएंगे, मतलब उसको खुद को देने पड़ेंगे, सामने वाले को 50 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे समझ गए ना। अगर हेड आता है तो जो ऑर्गेनाइजर है ना, जो गेम चला रहा है, वो इस व्यक्ति को, इस पर्सन को 100 रुपये देगा, और जब टेल आएगा तब इस व्यक्ति को, सामने वाले को, मतलब ऑर्गेनाइजर को उल्टा क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर 50 रुपये वापस देने पड़ेंगे। तो इसके खाते में तो -50 हो गया ना। फिर यहाँ पर आगे क्या बोला है, लेट एक्स डिनोट्स द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन, शो दैट
एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। ये हमें ऐसा प्रूव करना है कि जो एक्स हमने माना ना, एक्स क्या माना हमने, एक्स माना है क्या, एक्स डिनोट्स द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। ठीक है, उसने कितना अमाउंट प्राप्त किया, मतलब उसने कितना कमाया और कितना गवाया, ये जो भी बात है वो किसके अंदर आ रखी है, एक्स के अंदर आ रखी है। तो क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो देखो, एक कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, वो 3 बार उछालने का गेम खेलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस इक्वल टू एक कॉइन को 3 बार उछाले तो एक तो बन जाएगा एच एच एच, ये आपको पता है कई बार कर चुके हैं। फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, उसके बाद में एच टी टी, और फिर बाद में टी एच टी, और टी टी एच, और टी टी टी, है ना, इतने सारे बनेंगे। ये हुआ। अच्छा, हम एक कॉइन को ना 3 बार उछाल रहे हैं, एक कॉइन को 3 बार उछाल ले, तो ये 3 बार उछालना क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। क्योंकि रैंडमली कुछ भी देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है क्या, आई थिंक आपको पता होगा ये, क्योंकि ये 11th क्लास में आया था सबसे पहली बार। वैसे सबसे पहली बार मैंने तो 10th क्लास में बता दिया था लेकिन ये होता क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम कोई भी चीज़ का कोई भी काम करते हैं, उसके अगर एक से ज़्यादा आउटकम्स है और उनके आने की मतलब पता तो है कि भाई क्या आएगा, लेकिन ये हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई यही आएगा। रैंडमली कुछ भी आ सकता है, ये होते हैं रैंडम वेरिएबल। तो 3 कॉइन को हम उछाल रहे हैं, यहाँ पर हेड या टेल में से रैंडमली कुछ भी आ सकता है ना। तो ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। पहली चीज़ होगी सैंपल स्पेस। देखो अब हम क्या करेंगे, ये सब उठा कर इस एक्स में डाल डाल के देखेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर हेड आएगा तो 100 रुपये मिल जाएंगे, 100 रुपये प्लस, और टेल आ गया तो माइनस के 50 रुपये। ठीक है, तो देखो ये है हेड हेड हेड, तो एक्स के अंदर मैं ये डालूंगा सबसे पहले एच एच एच। तो देखो 3 हेड है, 3 हेड के केस में उसको एक हेड आएगा ना तो 100 रुपये मिलेंगे। तो 3 हेड के केस में कितने रुपये मिलेंगे, 3 इंटू 100, कितना हो जाएगा, 300 रुपये उसको क्रेडिट हो जाएगा। फिर एक्स, अब देखो ये जो है ना एच टी एच और टी एच एच, इन तीनों के अंदर 2 हेड है और एक टेल है। तो कुल मिला के जब गेम खत्म होगा, गेम 3 बार उछालने का, ये 4 बार का नहीं है ना। तो इन तीनों से जितना भी वो पैसा कमाएगा या गवाएगा ना, वो सेम होगा। क्योंकि इनमें देखोगे ना 2 तो हेड है सभी में और एक टेल है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। एच एच टी वाला और वही एक्स की वैल्यू किसकी, एच टी एच में, और ये तीसरा वाला एक्स की वैल्यू कब, जब टी एच एच इनपुट हो, तब इनमें सब में सेम ही होगा। यहाँ पर देखो 2 तो हेड है और एक टेल है। 2 हेड है, इसका मतलब वो 2 बार तो 100 रुपये कमाएगा, और एक टेल इसका मतलब एक बार वो 50 रुपये गवाएगा। तो 2 इंटू 100 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 200 रुपये, और ये 50 रुपये गवा देगा, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 150 रुपीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। अब अगली चीज़, अब हम इनको पुट करके देखते हैं। देखो ये तीनों हम एक साथ ही पुट करेंगे, मतलब इन तीनों की वैल्यू सेम ही है, क्योंकि इनमें 2 तो टेल है सभी में देखोगे तो, और एक हेड है। तो इनको मैं लिख लेता हूँ, एक्स के अंदर ये डालूंगा मैं एच टी टी बराबर, एक्स के अंदर फिर ये डालूंगा टी एच टी इक्वल टू एक्स के अंदर टी टी एच इक्वल टू, देखो आंसर कितना मिलेगा। देखो यहाँ पर ना सभी में देखोगे तो एक हेड है ना, एक हेड है यहाँ पर। तो एक हेड होगा तो उसको ना 100 रुपये मिलेंगे एक बार, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 100। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो 2 बार टी है, 2 बार क्या है यहाँ पे, टेल है। तो एक टेल अगर आता है तो उसको माइनस 50 रुपये, मतलब 50 रुपये उसको सामने उल्टा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 बार टेल आ गया तो उसको ना 50 रुपये 2 बार देने पड़ेंगे, मतलब माइनस यहाँ पे 2 इंटू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, उसके 50 रुपये 2 बार कट जाएंगे। तो कितना आंसर आ गया, ये 100 और ये भी 100, आंसर आ गया 0। अब एक्स के अंदर मैं लास्ट वाला ये डालूंगा टी टी टी, मतलब तीनों बार टेल आ जाए तब उसका क्या हाल होगा। तो आपको पता है कि तीनों बार अगर टेल आ जाएगा तो एक बार टेल आता है ना तो उसके माइनस 50 रुपये हो जाते हैं, मतलब 50 रुपये कट जाते हैं। 3 बार आएगा तो माइनस का 150 रुपीज़ का उसका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स क्या है, अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय दी पर्सन। अगर यहाँ पर देखो पॉजिटिव आंसर किस किस का आ रहा है, इसका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है गेंड, है ना, मतलब उसने अर्न किया, ये उसने ये कमाया है। ठीक है, और अगर यहाँ पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू है इसकी, इसका मतलब क्या है कि लॉस्ट, मतलब उसने मतलब खो दिया ना, उसने गंवा दिया, है ना, गंवा दिया उसने। तो अब है ना, हमें चलो इससे तो भी ज़्यादा मतलब है नहीं है,
हमने सारा काम कर लिया। अब ये जो रैंडम वेरिएबल है ये प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होती है? पहली चीज़ रैंडम वेरिएबल है ना, तो हम 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं ना, मतलब एक सिक्के को 3 बार उछाल ले तो ये रैंडम वेरिएबल है। फिर अगली चीज़ कि यहाँ पर जो यहाँ पर हमने बोला था ना ये कि डोमेन इज सैम्पल स्पेस है ना, तो हम x के अंदर क्या एस सैम्पल स्पेस के सभी एलिमेंट्स उठा उठा कर डाल सकते हैं कि, तो देखो मैंने सभी उठा के डाल दिए। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना, तो मैंने सभी उठा के डाल दिए। तो यहाँ पर जो इसकी डोमेन है वो डोमेन क्या होगी? एस होगी। डोमेन मतलब इनपुट किसके बराबर है? यहाँ पर इनपुट का सेट होता है डोमेन। तो हमने ये हो गया ना पूरा सैम्पल स्पेस, इसके सभी एलिमेंट्स उठा के डाल दिए, तो डोमेन जो कि इनपुट वाला सेट वो किसके बराबर हो गया? सैम्पल स्पेस के बराबर हो गया। ठीक है, और अगली चीज़ क्या होती है? ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। क्या होता है? रियल वैल्यूड। एक्स क्या होना चाहिए? एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। रियल वैल्यूड का मतलब क्या है? इसका जो आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट वो क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिल रहा है 300, 150, 0 और -150 है ना, तो यहाँ पर इसके जो रेंज है ना, रेंज मतलब उसके आंसर आउटपुट वो क्या क्या है? 300 है, और यहाँ पे 150 है, फिर 0 है और -150 है। ये चारों के चारों जो आउटपुट हमें मिले ये सब के सब कैसे हैं? सब के सब है ना रियल नंबर में बिलोंग करते हैं ये सब के सब, समझ गए? तो रियल नंबर्स हमें आउटपुट मिल भी रहा है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यस अपना जो ये क्या बोलते हैं, ये एक्स जो है ना रैंडम वेरिएबल, वो रैंडम वेरिएबल है। एक्स यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है। एक्स क्या है? अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। आई होप आप ये छोटी छोटी बातें समझ पा रहे हो। अब हम आगे आते हैं, तो अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो देखो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल वो हो गया अपना कैपिटल एक्स। तो ये होता क्या है? एक सिंपल सी यार एक टेबल होती है ना, एक टेबल होती है। अब जैसे ये टेबल क्या थी, हमने वहाँ पर पढ़ा था ना एक बार क्लास 11th में, क्लास 9th में और क्लास 10 में भी पढ़ा था ना, स्टेटिस्टिक्स। उसमें होता है ना कुछ इस प्रकार का फ्रीक्वेंसी होती है और वो एक क्लास मार्क होते हैं, या फिर कोई ने समझ लो ऐसे कोई नंबर वैल्यूज़ होती है, वैल्यूज़ है ना, उनका फिर ग्राफ भी हमने बनाया था। तो इससे ना यही उसी टाइप की जो चीज़ होती है ना, वो यहाँ पर क्या बन जाती है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज़ है, जैसे एक्स कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ हेड, जैसे अपने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? लॉस्ट और गेंड है ना, जो भी था। तो यहाँ पे उसने कितने पैसे कमाए वो ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पर नीचे उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम जैसे अभी उससे भी पहले क्या बताया था, ये किया था ना हमने कि एक कॉइन को हमने 2 बार उछाला था, या फिर 2 कॉइन्स को उछाला था हमने, तब नंबर ऑफ हेड इस चीज़ को, तो ये हमने ये क्या माना था? रैंडम वेरिएबल माना था। ठीक है, तो यार यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई थी? 2 आई थी, 1 आई थी, 0 आई थी ना ये, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? 2 0 1 ऐसे आ सकते हैं नंबर, है ना। फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हम निकालते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं कि भाई 2 आएगा तो कब आएगा? इस केस में आएगा, चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अच्छा 1 आएगा तो इन दोनों केस की वजह से आएगा, तो इन दोनों की कुल मिला के प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वो निकाल लेंगे ऐसे। तो ऐसे हम ना यहाँ पर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब आपको एक टेबल तैयार करनी है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स दिस। ये एक सिस्टम टाइप का हो गया, एक मैट्रिक्स टाइप का बन गया ये, है ना, एक ये टेबल बन गई। ठीक है, इतना ही है बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं ना यहाँ पर। देखो इसके साथ में ना आप 2 कंडीशन ये जरूर याद रखना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आप देखोगे ना आपकी एक्सरसाइजेज के अंदर देखोगे ना, तो आपको मिलेंगे कि आपको ना एक टेबल मिल जाएगी, और आपको बताना है कि ये रैंडम वेरिएबल है, उसका है कि नहीं, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है या नहीं, ऐसा हमें बताना है। तो देखो 2 कंडीशन हमेशा याद रखना। यहाँ पर जो भी प्रोबेबिलिटीज़ है P1 P2 P3 और Pn, ये सभी की सभी, मतलब Pi मैंने बोल दिया, वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है या 0 है, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में समेशन ऑफ Pi, मतलब इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर मैं जोड़ूँ ना, तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 आना चाहिए, ना तो 1 से ज़्यादा ना 1 से कम। इन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये बस एक छोटी सी टेबल हमें तैयार करनी है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो इस पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल ये है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली मतलब पहले एक कार्ड निकालेंगे फिर दूसरा कार्ड ना, एकदम एक के बाद दूसरा ऐसे। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली
विद रिप्लेसमेंट, देखो मेन बात ये है विद रिप्लेसमेंट, ध्यान में रखेंगे इसको। फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया, इसका मतलब हमें टेबल बनानी पड़ेगी। अब टेबल में तो एक्स आएगा, एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल, वो क्या है, तो देखो यहाँ पर दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेज, मतलब जितने उसमें इक्के आएंगे ना, इक्के, यहाँ पर क्या है 52 पत्तों के कार्ड, ये 52 पत्तों में से हमें 2 कार्ड निकालने, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ एसेज की इक्के कितने कितने आ सकते हैं, तो उस हिसाब से उस चीज़ का हमें फिर यहाँ पर ऐसा टेबल तैयारी करनी, मतलब टेबल तैयार करनी है, ठीक है। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ एसेज, ठीक है। जब कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे ना कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ के बाद में जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या होगा, अपना रैंडम वेरिएबल होगा। या फिर आपको ऐसे फीलिंग आ जाएगी नंबर ऑफ एसेज, नंबर ऑफ किंग्स, है ना, नंबर ऑफ हेड्स, अगर वो सिक्के को उछालेंगे तो इस टाइप के आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो रैंडम वेरिएबल होगा एक्स, वो क्या होगा, नंबर ऑफ एसेज, ठीक है, इक्को की संख्या। अब वो कब, जो 52 पत्तों की जो अपनी गड्डी है ना, ताश की जो गड्डी है, ठीक है, ऐसे है समझो, इसमें हम कितने कार्ड निकाले, 2 कार्ड हम निकाल रहे हैं, 2 कार्ड, ऐसे डायग्राम है ना। अब यार ये 2 कार्ड जो हम निकाल रहे हैं ना, वो उनमें ना अपना जो रैंडम एक्स वेरिएबल है वो क्या है, एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एसेज है। अब बताओ ये इस एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जब हम 2 कार्ड निकालते हो, पहली चीज़ ये, आखिरकार इसमें इक्के कितने होते हैं, टोटल कितने कार्ड होते हैं, टोटल यहाँ पे 52 कार्ड्स होते हैं, और उसमें से इक्के कितने होंगे, एसेज कितने होंगे, 4 होते हैं टोटल ना, 4 एसेज होते हैं, 4 इक्के होते हैं, है ना, हर एक सूट के एक इक्का, तो टोटल 4 इक्के उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो हमें 2 कार्ड निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एसेज की काउंटिंग हमें करनी है। ऐसा हो सकता है कि उन दोनों कार्ड्स में एक भी इक्का ना आए, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू वेरिएट, मतलब थोड़ी, मतलब वेरिएबल है ना, तो इसकी वैल्यू वेरी करती है। अच्छा, दोनों इक्को में हो सकता है कि, सॉरी, दोनों कार्ड्स में हो सकता है कि एक इक्का आ जाए, तो ये हो गया 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, दोनों कार्ड्स में हो सकता है कि दोनों के दोनों इक्के आ जाएं, तो नंबर ऑफ एसेज मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना रैंडम वेरिएबल और उसकी वैल्यूज़। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे ना ये टेबल, तो यहाँ पे 0 1 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। ये वही है नंबर ऑफ हेड्स, कब, जब हम 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे तब, ठीक है। तो अब देखो टेबल में 0 1 2, जब टेबल बनाएंगे तो ये जगह तो भर जाएगी। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि भाई 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे मतलब शो कर दूँ कि देखो जो कार्ड हम निकाल रहे हैं ना, जो भी कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट। मतलब कार्ड निकालेंगे, कार्ड निकाल के, जैसे समझो कि पहला कार्ड निकालेंगे, उसको निकाल के वापस डाल देंगे, फिर दूसरा कार्ड निकालेंगे, फिर उसको वापस डाल देंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, ये विद रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, सिंस कार्ड ड्राइंग इज विद रिप्लेसमेंट, है ना, विद रिप्लेसमेंट के साथ में कार्ड ड्राइंग हो रहा है, कार्ड ड्रॉ करने का काम हो रहा है। देयरफॉर 2 कार्ड ड्रॉज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब पहला निकालेंगे उसकी वजह से दूसरा कार्ड निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहला निकाला, देखा उस पर क्या है और वापस डाल दिया। जब हम दूसरा निकालेंगे तो कोई प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट हुआ है सारा काम, निकाला वापस डाल दिया, ठीक है। तो दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसको यहाँ पर इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर ये अब लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये आप लगा सकते हो जब कभी भी आपको जरूरत पड़े तब, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन होती है। तो देखो अपना काम क्या, अच्छा ये बताना है ना कि भाई, अब बताओ कि भाई ये टेबल बनना तो प्रोबेबिलिटीज हमें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ एसेज, क्या, नंबर ऑफ एसेज इक्वल टू 0, एक बार भी इक्का ना आए। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बार भी इक्का ना आए। हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला वाला जो कार्ड है ना उस पर भी इक्का ना आए, मतलब पहला वाला भी क्या हो, नॉन एस कार्ड हो, एंड जो दूसरा वाला है, यहाँ पे समझ सकते हो कार्ड 1 समझ लो इसको, और जो दूसरा वाला है वो भी क्या हो, नॉन एस कार्ड हो दूसरा वाला भी, ठीक है। तो अगर बीच में क्या लगा, एंड का क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। यहाँ पे ऐसा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कार्ड इंटरसेक्शन नॉन एस
कार्ड, ठीक है। अच्छा, अब देखो इंटरसेक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला दूसरा वाला ये इंटरसेक्शन का तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। पहला कार्ड निकालो दूसरा कार्ड निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर। तो यहाँ पर ये अलग अलग हो जाएंगे, नॉन एस इधर भी आ जाएगा, इस इंटरसेक्शन का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, नॉन एस कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इक्का ना आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो जो अपने ये होते हैं ना टोटल कितने, टोटल 52 होते हैं ना टोटल, उसमें से इक्की कितने होते हैं, 4, 4 एसेज होते हैं। और जो नॉन एसेज वाले कार्ड वो कितने बचेंगे, 52 में से 4 इक्के हैं तो टोटल 48 बच जाएंगे, जो कि क्या होंगे, नॉन एसेज कार्ड होंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि नॉन एस कार्ड आ जाए पहली बार, तो इन 48 में से आ जाए हमें, तो 48 फेवरेबल हो गए और नीचे कितने 52 मल्टीप्लाई बाई दूसरी बार भी नॉन, अच्छा नॉन एस। अब देखो इसमें क्या होगा कि विद रिप्लेसमेंट है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पहले जितनी प्रोबेबिलिटी थी अब भी उतनी होगी, तो कितना 48/52 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो कितना बन जाएगा, इसे कट करेंगे, 4 से कट करेंगे ना, 4 से ही, ठीक है हाँ, 4 से कट करेगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा 12, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें 13, ऐसे ये भी 12 और ये 13, तो 12 12 कितना हो गया 144, और यहाँ पे 13 13 कितना हो गया 169, ये हो गया, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, x मतलब क्या, वही अपना नंबर ऑफ एसेज, नंबर ऑफ एसेज इक्वल टू 0 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है 144/169। आई होप आप सारी चीज़ों को आप कनेक्ट कर रहे हो, है ना। देखो बात वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, कि भाई पहले हम क्या करते थे, स्टार्टिंग में जब हमने प्रोबेबिलिटी बस सीखा ही था, तब हम ऐसे करते थे, नंबर ऑफ हेड्स एग्जैक्टली 2 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे। लेकिन अभी के क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको नंबर ऑफ हेड्स बस ये बोल दिया जाएगा और आपको पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी निकालनी होती है, कि नंबर ऑफ हेड 1 आएगा 2 आएगा सारा, है ना। सारी टेबल अब हमें खुद से ही तैयार करनी पड़ती है, यहाँ पे पर्टिकुलरली बोला नहीं जाएगा कि 1 इक्का आएगा या 2 आएंगे, है ना। आपको बस बोल दिया जाएगा कि नंबर ऑफ इक्के हैं, अब आप बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है और उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना x इक्वल टू 0 का। अब हम देखेंगे x इक्वल टू 1 का, फिर देखेंगे 2 का। तो देखो अब देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का। x इक्वल टू 1 मतलब एक इक्का, है ना, एक इक्का आ गया वहाँ पर। अब वो कैसे आ सकता है, ऐसा आ सकता है कि भाई पहला वाला जो कार्ड है वो क्या हो, इक्का हो, मतलब पहले एस आ गया एंड बाद में क्या आ गया, नॉन एस आ गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर तो बीच में और लगा दूंगा, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहला वाला नॉन एस आ जाए, है ना, नॉन एस आ जाए पहला वाला, और बाद में क्या आ जाए, अपना इक्का आ जाए, एस आ जाए बाद में, ठीक है ऐसे। तो बीच में क्या लगा, और लगा यहाँ पर, तो और का क्या हो जाएगा, यूनियन मतलब अलग अलग हो जाएगा, यहाँ से आप अलग अलग कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर एस एंड नॉन एस प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस एंड एस, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर एंड है ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन, और अच्छा इंटरसेक्शन लगेगा, फिर बाद में यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट वाला लगा देंगे हम, तो आप मल्टीप्लाई लगा दो डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे नॉन एस प्लस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है। अच्छा इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल 4 इक्के होते हैं और नीचे की तरफ कार्ड कितने 52 मल्टीप्लाई बाई नॉन एस। देखो ये पहली बार निकाला तो ये आ गया, दूसरी बार निकालेंगे ना तो नॉन एस आना चाहिए, तो कितने 48 में से 52, यहाँ पर कम क्यों नहीं हुए, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट हो रहा सारा काम, प्लस नॉन एस कितने यहाँ पे 48 और नीचे 52 मल्टीप्लाई बाई इधर वाला 4/52, ठीक है, एस वाला ही आ गया। तो कुल मिला के क्या क्या बन गया, देखो इसको सोल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये 1 बार और ये 13 बार, इसको काटेंगे तो 12 बार और ये 13 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया 12 बाई नीचे 169, और ऐसे ये भी सेम टू सेम ही तो है, यहाँ पे 12/169 कितना हो गया 24/169, ये बन गया, ठीक है। तो एक इक्का कैसे कैसे आ सकता है, पहला इक्का दूसरा इक्का नहीं है, या फिर पहला इक्का नहीं हो और दूसरा वाला इक्का हो, तो वो दोनों तरीके से हमने देख लिया। अब एक केस और बच गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखो इसमें है ना ये बच गया ये, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एसेज होंगे ना, इक्के कितने आएंगे, 2 आएंगे इस बार, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड एस, है ना, दोनों के दोनों इक्के होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड का क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन, और दूसरा वाला भी एस, ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, शुरुआत में डिस्कस कर चुके, तो इंटरसेक्शन अलग अलग कर देगा इनको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ
एस। इक्के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 होते हैं टोटल इक्के, डिवाइड बाई नीचे 52, तो पहली बार में इक्का आ गया, दूसरी बार में भी इक्का आ जाए 4/52। क्यों कम क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वो विद रिप्लेसमेंट हो रहा सारा काम। तो ऊपर अच्छा ये काटा पीटी कर लो, 4 इसको काटेगा तो 13, 4 इसको काटेगा तो 13, तो कितना आ गया 1/169 ऐसा हो गया। अब हमें ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है ना, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमें इस टाइप की टेबल बनानी है जिसमें ऊपर एक्स आएगा 0 1 2 और नीचे उनकी प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं वो टेबल बना देता हूँ। तो देखो दोस्तों ऐसे बनेगी इसकी टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्स की वैल्यूज और ये एक्स की वैल्यूज क्या है, यही तो है अपना क्या नंबर ऑफ एसेज, कि वो इक्के कितने कितने आएंगे। तो क्वेश्चन में बोला नहीं कि भाई 0 इक्का है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 इक्का है इसकी क्या है, 2 इक्का है इसकी क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा ही होगा, रैंडम वेरिएबल में हमें सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इक्के किस प्रकार कितने कितने आ सकते हैं, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी भी हमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इनके साथ में इनकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो दोस्तों एक बार ना मैं इसका वेरिफिकेशन करके बता देता हूँ कि ये जो भी किया वो सही है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन में क्या करते हैं हम, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ आई ना ये और ये, इन तीनों को जोड़ के देखेंगे, जितनी भी आती है उन सबको जोड़ के। क्यों, एक ये प्रोबेबिलिटी है ना, देखो पहली चीज़ यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटीज़ आती है वो ग्रेटर देन जीरो होनी ज़रूरी है। यहाँ पर सभी की सभी प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है ना। तो आप जो भी प्रोबेबिलिटीज़ है वो ग्रेटर देन जीरो है, पहली कंडीशन सही है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि समेशन ऑफ PI ये 1 होना चाहिए, मतलब इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर मैं जोड़ूँ तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो ये वाली कंडीशन में लगाऊंगा तब जाके इसका वेरिफिकेशन होगा। तो चलो करते हैं समेशन ऑफ PI। यहाँ पे वैसे 1 2 3 ही है, तो आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक हो जाएगी। खैर इनको जोड़ लेते हैं, 144/169 प्लस यहाँ पर 24/169 प्लस यहाँ पर 1/169। तो एलसीएम कितना आ गया 169, ऊपर 144 प्लस अच्छा ये देखो 144 24 प्लस 1 ये 25 हो गया, 25 और 144 आप जानते हो कितना होता है 169 होता है, कट के आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार समेशन ऑफ PI की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। मेन यही दो कंडीशन है, हर एक प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होनी जरूरी है और सभी का समेशन 1 होना जरूरी है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो दोस्तों ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए रेंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे। किसी भी दिन जब आप स्कूल जाते हो घर पे आते हो ना, वो जो भी आपका डेली जो रूटीन है ना, उसमें जो नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, जितना भी आप पढ़ाई करते हो उतना उनके आवर्स की संख्या है ना, घंटों की संख्या, वो क्या है, ये है कैपिटल एक्स, ये अपना रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स कैन टेक द वैल्यू एक्स, स्मॉल एक्स, ये कैपिटल एक्स है और ये स्मॉल एक्स है, हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर के इज सम अननोन कॉन्स्टेंट। तो मतलब जो कैपिटल एक्स है ना, कैपिटल एक्स मतलब ये नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी एट होम, तो या फिर जो भी आप जिस हिसाब से भी देख सकते हो स्कूल या होम मिला के, तो ये x के बराबर है। स्मॉल x मतलब सही में, अब एक्चुअली क्या रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स कर रखी है, भाई x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है या 2 है, क्योंकि ये अपना रैंडम वेरिएबल तो एक फंक्शन होता है ना, उसमें हम कोई दूसरी इनपुट डालते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दी, मतलब अब ये क्या, ये भी RC है। हम 0 घंटे पढ़ाई करें इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.1, हम 1 घंटे पढ़ाई करें या फिर 2 घंटे पढ़ाई करें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है k इंटू एक्स, मतलब 1 घंटे करेंगे तो x की वैल्यू 1 डाल दूंगा, 2 घंटे करेंगे तो x की वैल्यू 2 डाल दूंगा। x इक्वल टू 3 या 4, तो अब इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज 4 घंटे से ज़्यादा, 5 घंटे 6 घंटे, उन सब के केस में क्या है, 0 प्रोबेबिलिटी है कि हम 5 घंटे पढ़ाई करेंगे ऐसे। फिर क्वेश्चन पूछे फाइंड के, यहाँ पर जो के है वो बताओ क्या होगा। फिर क्या पूछा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एग्जैक्टली 2 आवर्स, 2 घंटे पढ़ाई करेंगे हम, ये वाले 2 घंटे, तब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी हमें बतानी है। एटलीस्ट 2 आवर्स, अगर हम कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करते हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, शानदार। तो देखो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना सबसे पहले हमें एक वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल तैयार कर लेनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या तैयार करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करेंगे। उसमें ऊपर क्या आएगा, ऊपर एक्स की वैल्यूज आ जाएगी और नीचे उनकी प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी, एक्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, देखो कैसे कैसे यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम क्या क्या लेके चल सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे 0 आवर्स का जिक्र हुआ है, 1 2 3 4 घंटों तक का जिक्र हुआ है 0 से लेके, तो 0 आवर्स, फिर 1 आवर, फिर 2 आवर, फिर 3 आवर एंड लास्ट में 4 आवर। ऐसे 0 आवर में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 आवर में दे रखी है
कि ये 0.1 मतलब 0 आवर्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब मतलब बिल्कुल भी हमने पढ़ाई नहीं की, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1। फिर 1 घंटे पढ़ाई की हमने, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी kx, x की वैल्यू 1 है ना, वो इसमें मैं डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा k इंटू 1 k मिल जाएगा। 2 घंटे हमने पढ़ाई की तो यहाँ पर जो 2 है वो उठाकर मैं इस kx में डाल दूंगा, जैसे फंक्शन होता है ना वैसे ही काम कर रहा है ये। ऐसे फंक्शन तो हमने किए भी थे, कई जगह देखे ऐसे फंक्शन। तो 2 उठाकर मैं इसमें डाल दूंगा तो x की जगह डालूंगा, k की जगह नहीं, x की जगह क्या बन जाएगा k इंटू 2। 2 घंटे में क्या आ जाएगा 2k। देखो ध्यान से, जो 1 आवर और 2 आवर वाली चीज़ है ना वो यहीं पर एक ही केस से हम निकाल रहे हैं, लेकिन इस केस में भी x पे डिपेंड कर रही है चीज़ें। तो आप 1 डालोगे तो अलग आंसर मिलेगा, 2 डालोगे तो अलग आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 1 पर अलग है, 2 पर अलग है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला एक ही था। अच्छा 3 और 4, तो 3 और 4 के लिए यहाँ पर क्या है k इंटू 5 माइनस एक्स, जिससे मैं 3 घंटों की वो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि हमने 3 घंटे पढ़ाई की, तो 3 उठाकर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 के हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद में 4 घंटे पढ़ाई की तो ये 4 उठाकर मैं यहाँ पे रख दूंगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 1 इंटू के हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया, ये हो गया अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो होता क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, आपको पता है एक कंडीशन होती है कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर मैं जोड़ता हूँ तो आंसर उसका क्या होता है 1 आता है ना। क्योंकि हमें पता है कि समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो 0.1 प्लस इधर k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इक्वल टू कितना 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये 0.1 उधर उधर चला गया है ना, 0.1 उधर चला जाएगा, इधर ये सब जुड़ जाएंगे 1 2 2 1, तो 1 3 ये कितना हो गया 6 हो गया, 6 के इक्वल टू ये 0.1 उधर चला गया, कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1 कितना होता है 0.9 होता है ना, हाँ 0.9 हो गया। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 6 उसके डिवाइड में क्या हो जाएगा 0.9/6, 3 से काट लो, 3 से काटोगे तो ऊपर क्या बचेगा 0.3 और नीचे क्या बचेगा 2, 2 से और काट लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, उधर कितना बचेगा 0.15 है ना, ये मिल जाएगा हमें। तो के की वैल्यू क्या होगी 0.15, देयरफॉर के इज इक्वल टू 0.15, ठीक है। ये मिल गया। कैसे निकाला, यहाँ इसको देखकर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना ली, फिर हम जानते हैं कि भाई इसमें सभी प्रोबेबिलिटीज़ का जो समेशन है वो कितना आएगा 1 आता है। अच्छा यहाँ पर ना हमने अदरवाइज वाले को काउंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि यार अदरवाइज मतलब 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो यहाँ पर वो आएंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, उसका कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है एक्चुअली में वो तो होगा ही नहीं ना, दैट इज इम्पॉसिबल है ना, तो उसको हमने लिखा ही नहीं। तो अपना पहला पार्ट हो गया फाइंड के की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एग्जैक्टली 2 आवर्स। तो हमें क्या बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर कि स्टडी एग्जैक्टली 2 आवर्स है ना, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं एग्जैक्टली 2 आवर्स स्टडी। तो इसका मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो जो आर्स वगैरह है ना ये यहाँ पर कौन संभाल रहा है इस बार, ये कैपिटल एक्स संभाल रहा है, तो एक्स की वैल्यू 2, मतलब हम 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं 2, तो एक्स इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हो जाएगी कितनी 2k, क्या हो जाएगी 2k, और k की वैल्यू में पहले ही पता है क्या आ चुकी है, k की वैल्यू है ये 0.15 ये, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली 2 घंटे पढ़ाई करें इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.3, 30% चांस है। अच्छा इसी के अंदर एक और चीज़ पूछी है, एटलीस्ट 2 आवर्स की स्टडी हो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 आवर्स स्टडी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 2 आवर्स, ये जो आवर्स वगैरह है ना इसका मतलब क्या है ये एक्स है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 घंटे, तो इसमें 2 के बराबर भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा देखो 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 या 2 से ज़्यादा क्या है 2 ले सकते हो 3 ले सकते हो 4 ले सकते हो, तो ऐसा जाएगा x इक्वल टू 2, इसको निकाल लेंगे प्लस, फिर वो x बराबर 3 वाला भी काम आ जाएगा प्लस, और हम 4 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 वाला कितना है 2k, 3 वाला कितना है 2k और 4 वाला है 2k, तो कितना हो जाएगा 2k प्लस
2k प्लस के है ना, यहाँ पर लास्ट वाला सिंपल के है। तो 2k ये सॉरी के कितना हो गया यहाँ पर 5k हो गया 5k। के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कितनी निकाली हमने 0.15 ये वाली। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.75 हो गया 0.75 है ना। कि हम कम से कम 2 घंटे स्टडी करें, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने 2 घंटों की, 3 घंटों की और 4 घंटों की सभी की निकाल ली। 5 घंटे 6 घंटे उनसे की तो जीरो है ही। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया 0.75 आ गया। तो आई होप दोस्तों आप ना इस टाइप का एग्जाम्पल भी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कवर कर सकते हो इजीली। ठीक है, कुछ नहीं होता इनके अंदर ना, बहुत आसान है। ऐसे करो, टेबल बनाओ, सब में प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो पूछा वो तो आसानी से कर सकते हो। एग्जैक्टली 2 आवर्स तो x बराबर 2 इसकी प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 2 आवर्स तो इनकी ज़्यादा वाली। कई बार पूछ लिया जाता है एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, तो उस केस में हम 2 घंटे 1 घंटे 0 घंटे इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ देते हैं ना। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, एक बार टेबल बन जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एक एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो देखो दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक ये है मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल है ना। तीनों चीज़ों हम एक साथ ही देख लेंगे, हमें इनकी ज़्यादा डेरिवेशन में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पर इनका एप्लीकेशन हमें सीखना है। तो देखो मीन कैसे होता है, सबसे पहले ना जो भी रैंडम वेरिएबल होगा, जैसा भी क्वेश्चन होगा उससे हमें ये टेबल बना लेनी है। क्वेश्चन में टेबल आएगी नहीं, क्वेश्चन में टेबल हमें खुद से ही बनाना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने पहले ये बनाया ना, जैसे जो क्वेश्चन लिया था मैंने, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए थे, दोनों इक्के आने चाहिए थे, तो इस पर फिर हमने ऐसी टेबल बना ली थी इस प्रकार की है ना। तो ये टेबल सबसे पहले हमें खुद बनानी है। देखो बहुत लंबा चौड़ा काम तो होता है, ये तो मानना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के बाद में अब इसका हमें मीन कैसे निकालेंगे, मीन। तो देखो मीन का फॉर्मूला आप याद रख लो, मीन ऑफ एक्स, जिसको हम म्यू है ना, ये क्या होता है, म्यू तो होता है ना, म्यू, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको मीन ऑफ एक्स को बोल सकते हैं हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो इसके बेसिस पर हम इसको कभी कभी इस मीन ऑफ एक्स को ई एक्स ऐसे भी बोल देते हैं। इक्वल टू ये होता क्या है, समेशन पी आई एक्स आई, बस इतना सा फॉर्मूला। पी आई मतलब जैसे सभी देखो पी आई एक्स आई का क्या मतलब है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और जोड़ लेंगे सबको। समेशन मतलब सबको जोड़ लेंगे, ये बन जाता है। अच्छा देखो, इसको अगर आपको याद रखने में दिक्कत होती है तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। क्लास 10th याद करो, जब हम स्टेटिस्टिक्स पढ़ते थे, डेटा हैंडलिंग, वहाँ पर क्या आता था, यहाँ पर जैसे एक्स आई होता था, x1 x2 x3 ऐसे है ना, क्लासेस के जो भी क्लास मार्क कुछ भी समझ लो। फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी इसकी f1, इसकी f2, इसकी f से fn। फिर हम यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाल लेते थे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐसे यहाँ पे ये सोल्व कर लेते थे। फिर इसको जोड़ लेते थे हम, ये आ गया समेशन, वो एफ आई एक्स आई ना, तो समेशन एफ आई एक्स आई आ गया। और इसको फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ लेते थे हम। फिर इसका जो मीन होता है, मीन वो क्या हुआ करता था, इसमें हम इसका डिवाइड कर देते थे, समेशन एफ आई एक्स आई के नीचे समेशन एफ आई है ना। तो इसी तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हो। यहाँ पर अपने वाला ना, ये क्लास 12th में जाके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो ऐसा समझ लो कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी उसका काम कर रहा है प्रोबेबिलिटी पी आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पर क्या हो गया, समेशन पी आई एक्स आई। नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई। अब देखो एफ आई का क्या हो गया, यहाँ पर एक्चुअली पी है ना, तो आपको पता है समेशन पी आई, मतलब सभी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा है ना। सभी प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो इसलिए नीचे 1 आता है डिवाइड में, वो यहाँ पर हम लिखते नहीं है। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए, बड़े आसान है। पी आई एक्स आई, सबसे पहले पी आई एक्स आई निकालेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर सबको जोड़ लेंगे। सिंपल सा, जोड़ते ही हमें क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। तो मीन हो गया ये, जिसको हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, ध्यान में रखना एक्सपेक्टेशन। कई बार क्वेश्चंस में मीन नहीं लिखा होता है, एक्सपेक्टेशन लिखा होता है। ठीक है, और इसको आप ई ऑफ एक्स इस तरीके से याद रखो तो और ही ज़्यादा बढ़िया। देखो कैसे बढ़िया, अभी हम अगले टॉपिक पर आते हैं, वेरिएंस। ये वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ती है, मीन होता है हमें सेंट्रल टेंडेंसी बताता है। कई बार ना हमें डेटा का एक बीच वाला पॉइंट चाहिए होता है कि भाई चलो बताओ इसके ना एकदम मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब सबसे बीच वाला पॉइंट क्या होगा, वो बताने की जरूरत होती है। कई बार हमें डेटा का वेरिएंस मतलब फैलाव बताने की जरूरत होती है कि भाई डेटा कितना फैला हुआ है। भाई कोई काम बहुत पहले हो रहा है, कोई काम बहुत बाद में हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेटा फैला हुआ है ना, तब हमें उसमें वेरिएंस ज़्यादा मिलेगा। कोई काम बहुत एकदम क्रिस्प लेवल पे होता है, एकदम टारगेटेड फॉर्म में कि भाई हमें 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना ही है ना, तो फिर उस हिसाब से ना एकदम फिक्स 5 बजे अगर उठ जाएंगे तो फिर उसमें वेरिएंस या डिस्पर्शन या फिर डेटा का फैलाव हमें कम मिलेगा। ठीक है, वो बात है। तो वेरिएंस क्या बताता है, डेटा के फैलाव के बारे में बताता है। अगर
वेरिएंस ज़्यादा है तो डेटा ज़्यादा फैला हुआ होगा, और अगर वेरिएंस कम है तो ज़्यादा डेटा कम फैला हुआ होगा, या फिर बोल सकते हो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो अब इसका हम निकालते कैसे, वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, इसको हम लिखते हैं VAR, यहाँ पे एक्स, ये इसको हम सिग्मा एक्स स्क्वायर ये भी बोल सकते हैं। ये भी क्लास 11th में आया था, ये आया था, और ये यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी आया था वहाँ पर। तो देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये होता है वेरिएंस, ये तो चलो इसका कोई मतलब नहीं ज़्यादा, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। इसका तरीका ये है कि हर एक नंबर में से हम ये जो मीन है ना ये माइनस कर देते हैं, और वेरिएंस में हम एक्चुअली स्क्वायर करके निकालते हैं। तो हर एक नंबर मतलब एक्स आई में से हमने क्या माइनस करना है, म्यू, मतलब ये अपनी मीन, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, और पी आई मतलब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करके सबको जोड़ लेंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। लेकिन ये तरीका बहुत लेंदी है, सबसे बेस्ट तरीका ये है यहाँ पर वेरिएंस निकालने का। आप ये तरीका हमेशा याद रखना। मैं तो सोचता हूँ कि क्लास 11th में भी ऐसा अगर उस बता दिया जाता ना तो वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती। वैसे वहाँ पर ऐसा है, लेकिन इसको बहुत कम यूज़ में लिया गया है। ठीक है, ये बहुत शानदार फॉर्मूला लगता है मेरे को। क्या करते हैं इसके अंदर, वेरिएंस निकालना है तो पहले इसको जान लो, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है। वेरिएंस का जो अंडरूट होता है ना, आप वेरिएंस निकाल लो, उसका अंडरूट ले लो तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर आते हैं वापस, यहाँ पर देखो दो चीज़ें, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ई एक्स पहले लिखा है, बाद में स्क्वायर किया है। यहाँ पर ई निकालते टाइम पहले एक्स स्क्वायर करके निकाला है। देखो यहाँ पर इन चीज़ों का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़ ये ई ऑफ एक्स, ये क्या है, तो ई ऑफ एक्स तो ये ऊपर वाला है ना, ई ऑफ एक्स यही है, क्या है, समेशन पी आई एक्स आई। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, उसको मैं नहीं लिख रहा, आप सेल्फ अंडरस्टूड है कि आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक होगी। यहाँ पर है ई एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ई यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एक्स है ना, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा एक एक्स आई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो हम यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर कर देंगे, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर। देखो इतना आसानी से समझो इसको, हो गया ना, आ गया समझ में। यहाँ पर ये दोनों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ना। यहाँ पर ई ऑफ एक्स मतलब समेशन पी आई एक्स आई, सिंपल सा, सीधा सीधा आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके जोड़ लोगे। लेकिन ई एक्स स्क्वायर इसका क्या मतलब है, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहले हम इन सभी का स्क्वायर करेंगे, फिर उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तब हमें मिलेगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें से है ना, इसमें से इस ई ऑफ एक्स स्क्वायर में से हम ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो मिल जाएगा वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे है। तो आई होप ये चीज़ें बड़ी ही आसान है ना, बड़ी आसानी। ई का मतलब वही है, मीन लेना है। तो आप एक्स लिखा है तो एक्स के मीन में सीधा सीधा मीन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मीन ले लेंगे, ई मतलब मीन या एक्सपेक्टेशन, तो उसमें एक्स स्क्वायर करके मीन ले लेंगे। ठीक है, तो ये था अपना थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी हो चुका है। मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मतलब पढ़ लिया थ्योरेटिकली। अब हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों को समझने के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में समझ लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया तो समझ लो कि इस टॉपिक में सबसे लंबा क्वेश्चन हो गया, सबसे लंबा क्वेश्चन। क्योंकि इसके लिए हमें पहले वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी, फिर मीन, वेरिएंस, तब जाके उसका अंडर लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, है ना। तो मैंने एकदम एक्सट्रीम चीज़ यहाँ पर बना ली है। पूछा है यहाँ पर, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबाइस्ड डाई। एक अनबाइस्ड डाई है, उसको हम एक बार ही थ्रो कर रहे हैं ना, ए थ्रो। तो देखो क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सैम्पल स्पेस क्या होगा, इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, हमें एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, अनबाइस्ड है, तो हमें सभी चीज़ें मिल जाएगी, क्या 1 2 3 4 5 एंड 6 ही मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑब्टेन्ड, यही अपना क्या है, रैंडम वेरिएबल, कैपिटल एक्स। अगर यहाँ पे कुछ और पूछा जाता ना कि भाई जैसे अगर दो डाई को उछालते तो सम का स्टैंडर्ड डेविएशन तो सम हो जाता, फिर अपना क्या रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका पूछा है, ऑब्वियसली रैंडम वेरिएबल का ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑब्टेन्ड है ना, ये क्या अपना एक्स है, रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैं उसको भी डिक्लेयर कर देता हूँ कि जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, कैपिटल एक्स। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो। ठीक है, डाई को एक बार हम फेंकेंगे तो जो भी नंबर हमें मिलेगा वो क्या है, अपना कैपिटल एक्स, वो क्या है, अपना रैंडम वेरिएबल। अच्छा, इस एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू देखो सीधा सीधा नंबर ऑब्टेन्ड है ना, सीधा सीधा नंबर ऑब्टेन्ड। तो एक पासे को फेंकेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल सकता है। तो नंबर ऑब्टेन्ड अपना कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4
5 एंड 6 इनमें से कुछ भी हो सकती है। हमें अगर इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी हो तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 ये निकालेंगे। फिर हम ये निकालेंगे कि अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये फेवरेबल केस अपना 1 हो गया, टोटल कितने 6, तो डिवाइड बाई 6। अब अगर मैं 2 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो वो भी यही होगी, ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 ये भी यही होगी। ऐसे बचे हुए भी लिख देता हूँ, x इक्वल टू 4 की भी यही है और x इक्वल टू 5 की भी यही है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 की भी यही है। इन सभी की प्रोबेबिलिटी यही है कितनी, 1/6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। तो देखो वो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं x, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं p ऑफ x, और इधर की तरफ ऊपर की तरफ x की वैल्यूज़। x की वैल्यूज़ क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑब्टेंड। तो सीधे सीधा एक डाई को जब फेंकेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 ये नंबर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर p ऑफ x मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सभी की इस बार 1/6 ही है, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और ये भी 1/6 ऐसा हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बना लिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, देखो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, उसके लिए वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस निकालने के लिए मेरे को EX² और EX निकालना पड़ेगा। EX क्या है अपना, वो मीन। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, टेबल के बाद में ये निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या निकाल लेता हूँ, इसका मीन निकाल लेता हूँ। मीन मतलब क्या है, E ऑफ x। अच्छा E ऑफ x इसका मतलब क्या है, समेशन PIXI। PIXI मतलब यहाँ पर ये जो है ना ऊपर वाले, ये तो है अपने XI, x की वैल्यूज़ XI, और ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ ये है अपनी PI, ठीक है। तो PIXI का मतलब क्या है कि हम पहले PI को XI से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में जोड़ेंगे इनको। और यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक जा रही है ना, x1 x2 x3 ऐसे करते x6 तक ऐसे। तो चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P1 x1 मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/6, फिर प्लस 2 इंटू 2/6, 2 इंटू 1/6 सॉरी 1/6, फिर ये आ जाएगा 3 इंटू 1/6, फिर प्लस 4 इंटू 1/6, 5 इंटू 1/6 और फाइनली 6 इंटू 1/6 ऐसा जाएगा, ठीक है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये भी है, और ये भी है, प्लस ये भी है। इतनी सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पर। अब देखो 1/6 सब में कॉमन है, तो मैं 1/6 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर 1 + 2 + 3 ये इन सबको जुड़ लेंगे ना, ये सब जुड़ जाएंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 ये कितना आ जाएगा 21, 21। अब इसको आप थोड़ा बहुत काटा पीटी करके सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। चलो इसको हम सोल्व कर ही लेते हैं। तो 3 से काटेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3 से काटेंगे तो ऊपर मिल जाएगा 7 और नीचे कितना मिल जाएगा हमें 2, ठीक है 3.5। खैर यहाँ पर आप 3.5 को महसूस भी कर सकते हो। देखो यार एक बार सीधा सीधा सोचो ना, चलो एक बार ये पासा वगैरह ये सब छोड़ छाड़ के ऐसे सोचो कि यहाँ पे ऐसे नंबर से 1 2 3 4 5 6 सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो अब 1 या अच्छा इनका मीन क्या होगा, मीन मतलब मीन क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 ये 3 इधर समझ लो ना, ये वाले 3 इधर समझ लो, ये वाले लास्ट वाले 3 अलग समझ लो। तो इनका जो मीन आएगा ना, अब देखो सभी की फ्रीक्वेंसी मतलब प्रोबेबिलिटी तो सेम ही है, तो इनका जो मीन आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। जैसे कितना 3.5, 3.5, तो ये वो 3.5 ही तो है। तो ये क्या हो गया, जब ऐसे हम कोई पासा फेंकते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आने के चांस मतलब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है 3.5, एक्चुअली होता नहीं है 3.5, नहीं तो वही आए, ठीक है वो क्योंकि वो मीन है। तो ये हो गया मीन का मतलब। यहाँ पे जो ई है ना एक्सपेक्टेशन, ये इसका मतलब यही है कि भाई 3.5 की एक्सपेक्टेशन रहती है जब भी हम एक पासा फेंकते हैं तब, ठीक है। तो समेशन ऑफ ई, ये हमने EX निकाल लिया। अपना टारगेट भूलना नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए अंडर रूट वेरिएंस करना पड़ेगा। अंडर रूट वेरिएंस के लिए हमें एक तो चाहिए EX, तो EX तो मैंने तैयार कर लिया यहाँ पर ना, EX तैयार हो गया। अगली चीज़ क्या चाहिए EX²। अब EX² कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी लेकिन जो x है ना उसका हमें स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x वालों का स्क्वायर मतलब ये ऊपर वालों का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। क्या यहाँ पर E ऑफ x², जैसे इसका नाम मीन है ना, वैसे इसका नाम कुछ है नहीं है ना, एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ PI इंटू XI का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। वही I की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक वो मैं नहीं लिख रहा।
डायरेक्ट वैल्यूज लिखना चालू करते हैं। प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स आई स्क्वायर, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो एक्स आई वाली चीज़ क्या थी, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर एक्स आई स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इन्हीं नंबर्स का एक्स आई का क्या हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी वही है 1/6 है ना, पी आई तो सेम ही है दोनों के अंदर, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1/6, यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू 1/6, यहाँ पर 4 का स्क्वायर इंटू 1/6, फिर प्लस अब ये 5 वाला, तो 5 का स्क्वायर इंटू 1/6, और लास्ट में ये 6 का स्क्वायर इंटू 1/6। तो इन सभी में मैं 1/6 कॉमन ले लूँगा, ठीक है, 1/6 में ले लूँगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस है ना, ये बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। एक तरीका तो ये है कि हम इन सभी का स्क्वायर निकाल लें और जोड़ लें, है ना, वो भी मतलब फास्ट ये तरीका। और दूसरा तरीका क्या है कि एक वो फॉर्मूला होता है ना कुछ, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे करते करते n स्क्वायर तक, वो फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n+1/6। यहाँ पर हम कहाँ तक जा रहे हैं 6 स्क्वायर तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है ना वो क्या डाल देंगे 6 डाल देंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा 6 प्लस 1 ये 7 हो गया, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13 हो गया, नीचे की तरफ 6 है तो 6, ये 6 से 6 कट जाएगा, 7 इंटू ये 13 ये कितना आ जाएगा 91। तो इसका आंसर इन सबको जोड़ेंगे ना तो कितना मिल जाएगा हमें 91 मिल जाएगा। यहाँ पर इसको भी 3 से कट करना चाहो तो कर लो, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और 3 से इसको कट, अच्छा यार 3 से कट होगा नहीं, सॉरी ये कट होगा नहीं, यहाँ पर ऐसा ही पड़ा रहेगा, मुझे लगा कट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 91/6 आ गया। अब देखो ई एक्स स्क्वायर भी आ गया, हमें निकालना क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए मेरे को वेरिएंस निकालना पड़ेगा, उसका अंडर लूँगा तब मिलेगा मेरे को ये। तो अब निकाल लेते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है ई एक्स स्क्वायर, ये जो बाद में मिलता है ना ई एक्स स्क्वायर, तो उसको पहले लिखते हैं हम माइनस, इधर क्या आएगा जो पहले मीन आए ना मीन ई एक्स उसका होल स्क्वायर, ई एक्स का होल स्क्वायर है ना। देखो दोनों चीज़ें अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। पहले तो क्या आएगा ई और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर पहले हुआ बाद में ई लगाया, यहाँ पर क्या है एक्स ई हम लगा चुके बाद में स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर ये कितना, ये 91/6 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो आप तो सीधे सीधे यहाँ पर ना ई एक्स की वैल्यू डालने की सोचो, ई एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ये 7/2 आई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/2 इसका होल स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर कितना है 91/6 माइनस ये कितना हो जाएगा 49/4 ये हो जाएगा। एलसीएम ले लेते तो इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, 6 इसको काटेगा 12 को, है ना, तो कितना बच जाएगा 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 91 से, तो इसका क्या होगा 2 और ये 182, 91 का डबल 182 माइनस ये 4 जाके 12 को काटेगा तो कितना बचेगा, 4 जाके 12 को काटेगा तो 3 बचेगा, 3 जाके 49 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 147। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 182 माइनस 147, ये 12 में से मैं 7 माइनस करूँगा तो कितना बच जाएगा 5, इधर कितना हो गया वो एक उधर कॉमन ले लिया था उधर, तो इधर अब 17 बच जाएगा, 17 में से हम 14 माइनस करेंगे तो 13 मतलब 3 बच जाएगा ना, 17 माइनस 14 3, और नीचे कितना है 12 है। तो ऐसे अपना क्या है ये वेरिएंस आया, दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, क्या चाहिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मतलब एस डी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है सिग्मा एक्स होता है, मतलब इसका अंडर रूट। वेरिएंस क्या होता है, ये होता है अपना सिग्मा एक्स का स्क्वायर होता है वेरिएंस, ठीक है। हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएंस का हम अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 35/12, 35/12, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट 35/12। आप चाहो तो 35, ये जो 35 का अंडर रूट तो कुछ होता नहीं है, 12 है ना, 12 होता है 3 × 4, तो जो 4 है तो 4 का अंडर रूट बाहर की तरफ बन जाएगा 2, लेकिन उसको रहने दो, ठीक है, आंसर आ गया ना, आगे कोई ज़्यादा नहीं है, इतनी जो मेहनत करी वो कम है क्या, समझ गए ना। तो आपको कैसे कैसे करना है, ऐसे सारी चीज़ें लिंक्ड है, और सबसे आखिरी में पूछा जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो समझ जाना क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, उसमें सब कुछ ही हमें बताना पड़ जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, फिर करेंगे हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।